नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। और कल का बाजार जहां पर हम बातचीत तो करेंगे आगे के बाजार को लेकर भी और आपके सवालों को लेकर भी, लेकिन उससे पहले इस समय की जो बड़ी खबर है सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। खबर है रिलायंस की एक मेगा डील जो कि वायोकॉम 18, रिलायंस और डिज्नी एक 3-वे जेवी होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें डिज्नी का स्टेक करीब 36.84% के आसपास है, रिलायंस का 16.34% और वायोकॉम 18 के जरिए करीब 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रहेगी। 11,500 करोड़ रुपए में एक बड़ा निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा और कुल डील की जो वैल्यू रफली 70,000 करोड़ रुपए, 70,352 करोड़ रुपए के आसपास की इस जेवी की वैल्यू है। 30,000 एक्सक्लूसिव डिज्नी का कंटेंट जो कि एक्सेस पे रहेगा और नीता अंबानी जी जो कि इस कंपनी की चेयरपर्सन होंगी और उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन इस पूरी मर्ज एंटिटी के होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक मेगा डील कंसोलिडेशन के बाद जिसके पास एक्सेस रहेगी डिज्नी के कंटेंट की, हॉटस्टार के कंटेंट की, स्टार इंडिया के तमाम चैनल्स की, यानी करीब करीब 100 से ज़्यादा 120 के आसपास के जो चैनल्स हैं उनकी जो कंटेंट एक्सेस है वो अब इस ग्रुप के पास आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो मीडिया स्पेस में एक मेगा जेवी जो कि अनाउंस हुआ है, और ये कुछ और आंकड़े जो कि सेक्टर से रिलेटेड है कि 2022 में 6,850 करोड़ की स्ट्रीमिंग, 2023 में 7,300 करोड़ की स्ट्रीमिंग, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्ट्रीमिंग रफली 30% के आसपास की CAGR, दूसरे हिसाब से 15% या 20% CAGR से 9100 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर 2025 तक छूते हुए दिखाई पड़ेगी, जो PwC की एक रिपोर्ट के हिसाब से भी एक आंकलन लगाया गया है। इसी डील पर हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग जानकारों से भी, और साथ साथ नीरज जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी यूज़ भी करते हैं, कंटेंट यूज़र भी हैं और साथ साथ रिलायंस को ट्रैक भी करते हैं सालों से, तो इसलिए नीरज जी को बैठाया गया है कि नीरज जी जेवी भी समझेंगे और इस कंटेंट की कितनी एक्सेस होगी वो भी अच्छे समझेंगे। हर फ्राइडे आप ऐसे भी मूवीज़ का रिव्यू करते हो OTT वाला, तो अब OTT की डील ही रिव्यू कर दो, कैसी डील लग रही है ये? मुझे तो विशेष खुशी है कि यूजर कंटेंट, 3 कंटेंट अब एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तीनों एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पूरे वेंचर को कंट्रोल करेगी, क्योंकि डायरेक्टली उसके पास 16% 16.34% स्टेक होगा और वाईकॉम के थ्रू उसके पास 46.82% होगा, डिज्नी के पास 36.84% होगा। तो रिलायंस इसीलिए इसको कंट्रोल करेगा और एडिशनल पैसा भी इसमें करीब $1.5 बिलियन डाला जाएगा, जो ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इसको यूज़ होगी। इसको बेसिकली आप इसको मोटे तौर पे समझिए कि एक मीडिया जायंट क्रिएट हो रहा है, जिसमें 3 हिस्से होंगे मेनली। एक हिस्सा होगा जहां पे स्पोर्ट्स का बड़ा बिजनेस में स्टार स्पोर्ट्स और न्यूज़ 18 स्पोर्ट्स, वो पूरे न्यूज़ 18 कह रहा हूँ मैं, TV 18 स्पोर्ट्स जो होगा, स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 ये मिलेंगे और स्पोर्ट्स की जो फ्रेंचाइजी क्रिएट हो रही है, जिसमें IPL होगा, TV ब्रॉडकास्ट होंगे, बाकी फुटबॉल के हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं। दूसरी जो इसके अंदर वैल्यू क्रिएट हो रही है वो जो वीडियो स्ट्रीमिंग की है और द टॉप वाली, उसमें जो अपने जियो स्टूडियोज़ हैं, जियो के तमाम ऐप्स हैं, हॉटस्टार जो आप देखते हैं, वो सब मर्ज होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और जो तीसरा है वो कन्वेंशनल जो TV चैनल आप देखते हैं, स्टार गोल्ड, स्टार प्लस, कलर्स, मल्टीप्लेक्स, ये सारे एक जगह इकट्ठा होंगे। तो जो तीनों स्ट्रीम है GEC के, जनरल एंटरटेनमेंट के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी एंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। जिस पूरी डील की वैल्यू 70,000 करोड़ से ऊपर बैठ रही है, वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसके पास व्यूवर्स के तौर पर आप देखें तो करीब 75 करोड़ व्यूवर्स होंगे। और ये सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ मैं, ग्लोबल डायस्पोरा में जाएंगे, इंडियन डायस्पोरा में जहाँ पे हिंदी कंटेंट खास तौर पे लोग देखते हैं, तो वो बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। इसलिए इस पूरे स्पेस को बहुत स्पेशली इसलिए देखना चाहिए कि आपने हर सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर्स देखें, इस सेक्टर में देखें, और ये सेक्टर अभी एकदम नेसेंट स्टेज में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ कंटेंट बनता है। तो उस हिसाब से आपको डील्स मिलती है, उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिलते हैं। साउथ की फिल्म आती है तो वो हिंदी में भी डब होती है, हॉलीवुड की फिल्म आती है तो वो हिंदी में डब होती है, अलग अलग भाषाओं में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस डील की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे, और हर स्पेस में क्रिएट करें। अब चूंकि आजकल ज़माना वीडियो स्ट्रीमिंग OTT इन सब का है, तो उसका एक नेचुरल बेनिफिशरी आपका जो डेटा बिजनेस है वो होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अनुमान के साथ 2-3 साल बाद 30-35 GB डेटा पर डे के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये डील इसलिए बहुत बड़ी विन है इस ग्रुप के लिए कि डेटा कंजम्पशन, मर्चेंडाइज कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन। अच्छा, न्यूज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक अलग
वेंचर है हम लोगों का, वो एक अलग बिजनेस है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी एंटिटी क्रिएट हो रही है और इसके बहुत बहुत फ्यूचर ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी पूरा मैदान खाली है जीतने तो के अभी लिए। तो वो आईपीएल के जो लाइव व्यूअर हम 2 करोड़ बैठे हैं, अभी 3 करोड़ बैठे हैं, Exactly. वो अलग पार्ट है जिसको हम स्पोर्ट्स पार्ट को उसको भी हम देखेंगे। आशीष बैती मौजूद है, उनसे तो हम आगे बातचीत करेंगे ही, लेकिन गौरांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, आमतौर पे हम शाम को आपसे जब चर्चा करते हैं रिलायंस पे तो इधर नतीजे होते हैं या कुछ क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं। इस बार ये आउट ऑफ द ब्लू एक सरप्राइज डील आई है, जो डील आई है इनके नए वेंचर पे इतनी बड़ी, मतलब मीडिया स्पेस पे। आमतौर पे हम ऑयल एंड गैस पे बात होती है, हमारी टेलीकॉम पे बात होती है, रिटेल पे बात होती है, ये मीडिया पे इतनी बड़ी डील आई है। सो क्या आपकी टेक है इस डील के ऊपर, कैसे आप देख रहे हो इस डील को, क्या आपका व्यू है इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस मौके पर, इस मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए, और आपको और वाजपेयी साहब को और सभी दर्शकों को शुभ संध्या हमारे तरफ से। जैसे जानते हैं आप भी और नीरज भाई भी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी कवरेज काफी लंबे समय से रही है और अक्सर तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जो नतीजे आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस डील को लेकर के एक वाक्य में अगर पूरा मुझे इतिहास बताना हो तो मेरे ख्याल से भारतीय मनोरंजन दुनिया में सुनहरे अक्षरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस प्रकार से ये डील हुई है और जिस तरीके से आने वाले समय में मौके आएंगे सामने, न तो सिर्फ डिज्नी की जो 30,000 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उसको लेकर के, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति रिलायंस की मीडिया या फिर मनोरंजन की दुनिया में है, चाहे फिर वो हॉटस्टार हो या फिर जियो सिनेमा हो या फिर कोई दूसरा अलग माध्यम हो, और जिस प्रकार से अभी नीरज भाई भी बात कर रहे थे कि एक हॉलीवुड से फिल्म आती है, उसको कम से कम 10 या 15 भाषाओं में यहाँ पर डब किया जाता है। तो आप सोचिए कि, और भारत में तो मनोरंजन को लेकर के मेरे ख्याल से एक इतिहास अपने आप में रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इस डील को लेकर के आने वाले समय में बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और खास करके खेल कूद की दुनिया में, जहां पर पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की मौजूदगी है। फिर आप वो आईपीएल ले लीजिए, या फिर इंग्लिश प्रीमियर ले लीजिए, या फिर सॉकर लीग ले लीजिए, या फिर प्रो कबड्डी ले लीजिए, किसी भी खेल कूद में मेरे ख्याल से ये सबसे आगे बढ़ता हुआ नाम होगा। क्योंकि गौरांग, इस सेक्टर में डिसरप्शंस होते हैं जब जब इतनी बड़ी डील होती है तो, और क्योंकि रिलायंस इन्वॉल्व है और एक मेगा डील इन्वॉल्व है, तो ये मान के चलें कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो इतने इंटीग्रेटेड प्लेयर्स नहीं हैं, क्या उनके लिए डिसरप्शन बनने वाला गोइंग फॉरवर्ड? एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बन सकता है, और मेरे ख्याल से एक कहावत होती है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुमित जी, यानी कि जो सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, वही आगे बढ़ेगा और बरकरार रहेगा, और कमजोर लोग मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके हमारे नजरों के सामने से ओझल हो जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर में ये इंडस्ट्री ऐसी है, चैलेंजिंग है, अपॉर्चुनिटी है, जो सक्षम मजबूत है, जिसके पास वित्तीय ताकत है, वो यहाँ पर खड़ा रह सकता है। तो एक बड़े डिस्ट्रप्शन की तैयारी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ये बात सही है कि एक मेगा इवेंट के तौर पे इसको आने वाले समय में देखा जाएगा। गौरांग, आप क्योंकि बहुत सालों से हमसे ही जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट तो हमें ही पता है ये बात कि आप सालों से रिलायंस के ऊपर कवरेज रखते हैं और पॉजिटिव कवरेज रखते हैं, और साल दर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर अपने टारगेट्स को भी रिवाइज किया है आपने, ऑयल एंड गैस से लेके आज मीडिया जाइंट डील तक होते होते। सो अब आप क्या रिलायंस को देख रहे हो, जो निवेशक हैं उनके लिए, जो हाल फिलहाल में कुछ नया ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या करें? जी, मैं बात कर रहा था कि आज जो बाजार में गिरावट आई है, मेरे ख्याल से एक शॉपिंग लिस्ट जो आपने बनाई होगी खरीदारी करने के लिए, उसमें सर्वोच्चम चोटी पर अगर एक नाम आ सकता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। और अभी नीरज भाई बात कर रहे थे डेटा को लेकर के, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जियो का कारोबार भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आरपूस और डेटा जिस तरीके से लोग खर्च करेंगे। तो एक बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो प्रेस रिलीज में लिखी हुई है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे सब्सक्राइबर को, कंज्यूमर को ये तमाम सारे जो प्रोडक्शंस हैं, फिल्म्स हैं, ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मैंने जैसे कहा था कि ओटीटी स्पेस भारत में अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, बहुत सारे 2-3 बड़े प्लेयर को छोड़ दें तो कोई वैसे प्रोमिनेंट प्लेयर्स नहीं है, और जो भी है उनके पास कंटेंट की बहुत कमी है। अब आपको अगर डिज्नी के साथ मिलता है जिसके पास 30,000 सॉफ्टवेयर कैसेट है, ह्यूज लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी का आपको फुल एक्सेस मिल रहा है, और आपका अपना कंटेंट है बहुत बड़ा, और वो आप भारत में सर्व कर पाएँ,
अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और उसमें भी आप अफोर्डेबल प्राइसेस में दे दें, क्योंकि सब्सक्राइबर एक्विजिशन आपको करना है और आपके पास एक बहुत बड़ा पूल है जो ऑलरेडी आपके साथ आईपीएल के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है कि आप नंबर में आउटपेस करेंगे किसी को भी। उसके बाद आप उसका रेवेन्यू कलेक्शन सोचिए कि किस तरीके से आपको 6 महीने 8 महीने बाद आपको ये आना दिखेगा, क्योंकि जो इस पूरे डिजिटल स्पेस का कंज्यूमर है ना, उसको कंटेंट चाहिए। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि हर हफ्ते मुझे लगता है कि एक नई सीरीज़ देखूँ मैं, उसका रिव्यू लिखूँ मैं, तो आपको बहुत बार एक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको 25 प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक साथ एक जगह पे बहुत बड़ा कंटेंट मिल रहा है। जो नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंथ हम लोग मानते थे कि उनके पास कंटेंट बहुत, अब वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आ रही है आपको। तो आप देखिएगा सब्सक्रिप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो वही बात है ना कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे आप डेटा भी कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा। और डेटा कंजम्पशन तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ने वाला है 1-2 सालों में। दिन भर आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे अनचाहे, या वैसे तो रील देखें या कुछ भी देखें, तो डेटा कंजम्पशन तो आप कर ही रहे हैं, और उसमें आपको नया कंटेंट मिला तो आप और ज़्यादा। आप रील क्यों इतना देखते हैं? क्योंकि हर बार आपको एक नई रील दिखती है। तो न्यू यानी नया कंटेंट इज़ द की, और नए कंटेंट के लिए आपने टाई अप किया है, तो आपके पास बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी खुल रही है। फिल्में क्या होता है, डेटेड नहीं होती हैं। आप 10 साल पुरानी भी कोई फिल्म में देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आपने नहीं देखी है, उसमें कोई न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई वो। इसलिए इस कंटेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने हजारों फिल्मों की लाइब्रेरी बना रखी है जिस पर रॉयल्टी लेते हैं। तो मुझे लगता है ये डील इस लिहाज से भी देखनी चाहिए। आपसे मैं और एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा नीरज जी, लेकिन आशीष जी आपसे 2 शेयर अलग अलग पूछूंगा। रिलायंस में मुझे याद है आपने टेक्निकली रिसेंटली जब वो फॉल आया था तब सबसे पहले इनिशिएट किया था बाय, और तब से आप उसे ट्रेल कर रहे हो, धीरे धीरे डीमर्जर भी हो गया और उसके बाद भी आप लॉन्ग ही हो उस पर। सो रिलायंस को लेके एक तो आपका टिप्पणी अब क्या होगा, और दूसरा आज ही, क्योंकि अनुज थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि आज जी एंटरटेनमेंट में भी मासिव सेल ऑफ आया है, 7% के आसपास डिप है। चलिए बाजार भी टूटा था तो उसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसका चार्ट कैसे देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रा व्यू दोनों तरह से बन सकता है? सो एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ जी, क्या चार्ट कह रहे हैं इनके? जी, एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है और एक प्रॉपर ट्रेड मिल रहा है। रिलायंस तो हमारी एनी विच वेज हर गिरावट पे खरीदारी की सलाह, और स्टॉक 20 डे पे आया तो हमें वापस एक स्वीट स्पॉट पर आ गया जहां से बाउंस देने का एक सपोर्ट जोन बन गया है वापस। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी रिलायंस में, और हमें लगता है जैसे जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस ऊपर लेकर आना है। 2870 का एक एसएल रखकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह, और जो हमारे टारगेट्स है वो 3000 और 3100 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें राइड कर रहे हैं। सुमित जी, हमारी इस न्यूज के बाद 2 स्टॉक्स हमारे रडार में और आ रहे हैं। जी तो सर्टनली है ही, जो जिसमें गिरावट देखने मिली ऑलरेडी आ चुकी है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि जी को अब चेज नहीं करे, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स में फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है इन लेवल्स पे, क्योंकि एक अहम सपोर्ट पर है, और ये हमें लग रहा है कि यहाँ से और क्रैक होता हुआ देखने मिल सकता है। मे नॉट बी इस न्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं हो, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो इसमें बहुत अच्छी गिरावट बनी हुई है, और जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है हमें लग रहा है ये यहाँ से 1300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो सर्टनली पीवीआर आइनॉक्स को शॉर्ट किया जा सकता है 1400 के स्टॉप लॉस लगाकर। जी में किसी के पास शॉर्ट है एग्जिस्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आज कल तक तो बैन में था, आज अभी तक डेटा मैंने चेक नहीं किया, बट जिस हिसाब के लेवल्स है किसी के पास शॉर्ट है तो 140 के लेवल्स के लिए इसमें होल्ड करे, और जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके 170 रख ले, और 140 तक हमें लग रहा है जी देखने मिल सकता है। जी, तो फर्दर यहाँ पे डाउनसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है जी में। आगे भी हम आशीष आपसे सवालों पे बातचीत करेंगे, लेकिन नीरज जी समय का अभाव है तो जाने से पहले एक ही बात पूछूंगा। क्वार्टर बाय क्वार्टर हम जुड़ते ही हैं यूजुअली नंबर्स के ऊपर। ऑयल एंड गैस भी देखा, एनर्जी इंटीग्रेशन देखा, एनर्जी का ग्रीन एनर्जी भी देख लिया, टेलीकॉम, रिटेल बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, और अब कुछ नए न्यूज़ खुल रहे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि इतने बड़े हो जाएंगे। मतलब एक ज़माने में जब ऑयल एंड गैस था किसी ने सोचा भी नहीं कि रिलायंस इतना बड़ा मीडिया का किंग बन जाएगा। सो कैसे ये टेक्निकल शिफ्ट जो है आप देखते हो, क्योंकि आप तो सालों से देख रहे हो, तो कैसे दिख रहा है शिफ्ट? मुझे याद है ना, जब हमने एजीएम ज्वाइन मतलब सुनी थी जिस बार जियो का अनाउंसमेंट किया गया था टेलीकॉम बिजनेस का, उस दिन मतलब वो रिकॉर्डिंग अगर आप कहीं बात, मैंने उस दिन ये ऐलान किया था कि अब ये एक ऑयल कंपनी नहीं है, अब ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है RIL। तो इसको आपको उस नज़रिए से भी ट्रैक करना चाहिए, और तब उस दिन केवल अनाउंस हुआ था और उसके बाद से आज ये है। तो मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि इस ग्रुप को मैंने 15-20 साल से देखा है, बहुत डीपली रिसर्च होती है, बहुत डीप जाके समझने के बाद ही किसी धंधे में उतरते हैं ये लोग।
और जब उतरते हैं तो फिर ऑल आउट, फिर मतलब उसमें पीछे हटने का सवाल नहीं, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन के साथ उतरते हैं। आप किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, आप रिटेल को देख लीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने स्टोर खुल गए हैं, इतना बड़ा फुटफॉल हो गया कि 2.5-3 लाख करोड़ का रेवेन्यू आप केवल रिटेल से क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही आप जियो प्लेटफॉर्म को देखिए, आप मतलब जिस समय जियो का अनाउंसमेंट हुआ था, फुल्ली मैच्योर्ड मार्केट था टेलीकॉम का, और वहाँ पे एनरोड करके इन्होंने अपना मार्केट बनाया, और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसीलिए हम इस किसी भी इनके बिजनेस को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नए नज़रिए से देखिए, पुराने बैकलॉग से मत देखिए। अब ये जो मीडिया का बिजनेस हो रहा है, जितना हम बोल पा रहे हैं, मुझे लगता है इससे 100 गुना ज़्यादा उन लोगों ने पहले ही समझ लिया होगा। उदय शंकर जी बहुत ही मतलब मास्टर हैं इस फील्ड के। तो जो हमको लग रहा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग पैकेजेस में मर्चेंडाइज भी होगा, नया मीडिया क्रिएट होगा, नया वीडियो जनरेशन होगा, नया सॉफ्टवेयर बनेगा, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं जो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे। इसलिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एंटिटी अपने आप में बहुत बड़ी होगी, और आप देखिएगा कि हमारी आपकी आंखों के सामने ही आप नेटफ्लिक्स को चैलेंज होते हुए देखेंगे इसी एंटिटी के थ्रू, वो भी इतनी बड़ी मार्केट के अंदर। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बार बार हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल में हमसे चर्चा करने के। गौरांग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तमाम दर्शकों से बातचीत करते हैं और तमाम कॉलर्स लेते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और अब बातचीत करते हैं कुछ और पहलुओं पर भी बाजार के। सबसे पहले तो आशीष, एक मार्केट पे आपका व्यू, क्योंकि आज बाजार में जिस तरह का फॉल आया है, स्पेशली फ्रंटलाइन इंडेक्स में और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि आज इंटेंसिटी ऑफ फॉल मिड कैप स्मॉल कैप का कहीं ज़्यादा तेज़ था, तो उसने सेंटीमेंट थोड़ा वीक कर दिया इंडेक्स का। तो निफ्टी बैंक, क्या उस तरह का टोन बचा है बाय ऑन डिप्स वाला, या अब थोड़ा कॉशियस हो जाए? जी, सुमित जी, दोनों पे अप्रोच काफी डिफरेंट हो गई है। इनफैक्ट जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर है, वो आज 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, और कल जिस हिसाब से रिलायंस की न्यूज़ है और ओवरऑल स्ट्रक्चर रिलायंस का बना हुआ है, और आप देखिए इन्फियड डीसीएस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी में जरूर एक बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है, या कल अगर स्टेबल खुलता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो यहाँ वीकनेस ज्यादा देखने मिल रही है, और छोटे बैंक्स में आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग एंड गिरावट थी। तो हमें लग रहा है कि अगर सेलिंग करना है तो बैंक निफ्टी का एक काउंटर रहेगा। अगर कल मार्केट वीक खुलता है, गिफ्ट निफ्टी का वीक संकेत आता है, तो जरूर बैंक निफ्टी में एक अटेम्प्ट करना चाहिए शॉर्टिंग का। और अगर मार्केट के प्री ओपन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। तो निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक अगर किसी को शॉर्ट कोई है लेकर, तो क्या स्टॉप लॉस के साथ वो जा सकता है, या कहीं अगर शॉर्ट करना कंफर्ट आपको दिख रहा है तो कहाँ होगा? जी, कोई भी पुल बैक में शॉर्ट किया जा सकता है, या जिनके पास शॉर्ट है बने रहने की सलाह रहेगी। सिर्फ जो स्टॉपर्स अब मेंटेन करना है 46,300 का, और जैसा आपका स्ट्रक्चर है, हमें लग रहा है कि अब निफ्टी बैंक में 45,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा कल वेट एंड वॉच करके अटेम्प्ट करना चाहिए। तो निफ्टी में वेट एंड वॉच करके आप अटेम्प्ट करें। ये तो रही इंडेक्स के ऊपर बात। अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। जो कुछ सेलेक्टिव सवाल मेरे पास अभी आए हैं, उसमें एक सवाल आया है टाटा कंज्यूमर के ऊपर। अभिषेक कुमार साहब का सवाल है, पूछ रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर क्या आज के दाम पर अगर लेना चाहे तो लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? जी, सुमित जी, इनफैक्ट लेने की सलाह रहेगी। हल्का सा डिप जरूर देखने मिला आज टाटा कंज्यूमर में, बट ओवरऑल बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो खरीदने की सलाह है। अगर जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो, 1140 का एक एसएल मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अंशु सौरभ साहब का सवाल है कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड को इस दाम पर लिया जा सकता है? सुमित जी, हैप्पीएस्ट माइंड में हमारी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है जो कि अच्छे दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट एंड एलटीटीएस। तो हमारी प्रेफरेंस उसकी तरफ ज्यादा रहेगी कंपेयर टू हैप्पीएस्ट माइंड। एबी घोष साहब का सवाल है, ये बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने के इच्छुक हैं और साथ साथ बजाज हिंदुस्तान में भी। बजाज हिंदुस्तान रिसेंटली चला भी था काफ़ी, लेकिन अब जितने भी ये छोटे शेयर चले थे सब में वापस रिवर्सल दिखना शुरू हो गया है। तो बर्जर पेंट और बजाज हिंदुस्तान, क्या करें दोनों में? जी, बर्जर पेंट में जरूर खरीदारी की जा सकती है। आज भी देखिए इतने मार्केट फॉल में और इतना ग्रासिम के न्यूज आने के बाद भी बर्जर में हमने वैसी सेल ऑफ नहीं देखी है जैसी एशियन पेंट्स में देखने मिली थी, और यहाँ एक स्ट्रेंथ या बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। तो यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो 571 के ऊपर, अगर जब ये स्टॉक ट्रेड करेगा तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो वहां पे वापस पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी।
इनवर्स पिरामिडिंग से। अगर मैं बजाज हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन अभी बनाने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऐसे भी साइक्लिकल नेचर है शुगर का, और जिस हिसाब से अभी रिसेंट न्यूज फ्लोज बने हैं हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी वैसे ही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्टॉक आज 20 डेमा के नीचे तोड़ गिरता हुआ देखने वाला और 3.5% की गिरावट थी। तो हमें लग रहा है बजाज हिंदुस्तान शायद 32 तक के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है, तो इसमें नहीं खरीदे, बर्जर पेंट्स को जरूर खरीदा जा सकता है इन लेवल्स में। ओके, दीपक गौड़ा साहब का सवाल है, नारायण हृदयालय के ऊपर ये एक राय लेना चाह रहे हैं कि चला बहुत है तो थोड़े स्केप्टिकल है, लेकिन क्या यहाँ पर एंटर किया जा सकता है? जी सुमित जी, वन वे रैली देखी है हमने नारायण हृदयालय में, और स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने में मिली है। खरीदने की सलाह रहेगी, लेकिन कोई डिप आता है तो वहां पे पोजीशन ऐड करें, क्योंकि एक रनअप जो मई से अभी तक का है वो ऑलमोस्ट प्राइस डबल होता हुआ देखने मिला है। तो कोई डिप आता है 1300 के प्राइस के रेंज में, अगर ये स्टॉक मिलता है 1330 भी, तो वहां पे जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। एक वोहरा साहब का सवाल है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है सेल को लेकर 120 रुपए के दाम पर, ये क्या करना चाहिए इन्हें? जी, होल्ड करें स्टील अथॉरिटीज में। पोजीशन स्ट्रेंथ है जरूर स्टॉक में, क्योंकि अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। डेली में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है, तो 120 के करीब का ये स्टॉप लॉस रखे अपने के करीब के भाव पे, खरीद के भाव पे, और बने रहे इस पोजीशन में। हमें लगता है कि शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 127 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, इनोसेंट साहब का एक ट्विटर हैंडल है, वहां से एक सवाल आया है, सुबेक्स के इनके पास शेयर हैं 32 रुपए के दाम पर। ये रिसेंटली चला भी था काफ़ी न्यूज़ फ्लोज के बीच में, बज़ के बीच में, अभी इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, गिरावट काफी देखने मिल रही है, और आज भी 5% के करीब का गिरावट था। हमारी सलाह रहेगी कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है शायद ये अपना 200 डेमा भी एक बार टेस्ट कर सकता है, जो कि एग्जैक्टली 33 है, तो इनका प्रॉफिट थोड़ा इरोड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करें इसमें। रमेश कोठारी साहब का एक सवाल है, केन्स टेक्नोलॉजीज पर, ये लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं, क्या गिरावट का फायदा उठा के इसमें और ऐड कर सकते हैं? सुमित जी, ये स्टॉक खुल नहीं रहा मैंने इसमें जी, चलिए कोई बात नहीं। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।